नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में आज एक बार फिर से आपको सियासत की गलियों में लेकर चलेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रदेश की सियासत में हलचल है, बड़ौदा उपचुनाव का हाल कैसा है, उसके साथ ही साथ प्रदेश में शराब घोटाले के मसले को लेकर सरकार के अंदर से ही अलग अलग तरीके की आवाजें आ रही हैं। इस पर भी आज पूरी तरीके से फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। शराब घोटाले की एसीटी जांच रिपोर्ट से प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुश नजर नहीं आ रहे। मामले को लेकर गृह मंत्रालय और आबकारी मंत्रालय में अनबन साफ दिख रही है। अब इस मसले पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी अभय चौटाला के आरोपों का जवाब दिया। शराब घोटाले की जांच सही या गलत? जांच पर अलग थलग सरकार और सहयोगी। एसीटी की जांच पर सहयोगियों के सवाल। शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट जैसे ही सार्वजनिक हुई और आबकारी विभाग के आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी का नाम आया तो दुष्यंत चौटाला अपने विभागीय अधिकारी के पक्ष में उतर आए और एसीटी जांच रिपोर्ट से भी असंतुष्ट नजर आए। यानी गृह मंत्री और डिप्टी सीएम के बीच अनबन देखने को मिली। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राय रखने का सबका अधिकार है, कोई भी अपनी राय रख सकता है। अभी तक इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। जब तक कोई फैसला लिया ही नहीं गया है सरकार के लेवल पे, उसके बीच में हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे पास बाकी 10 फाइलें आती है, मेरा डायरेक्टर कुछ बोलता है, चीफ सेक्रेटरी कुछ बोलता है, एडिशनल डायरेक्टर कुछ बोलता है, अपने अपने व्यूज देने का सबको हक है। लेकिन फैसला जो सक्षम करने में अधिकारी का फैसला होगा, न्याय संगत होगा। जिसने गलती की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। एक बार जरा दुष्यंत चौटाला का बयान भी आपको सुना देते हैं, क्योंकि जेपी दलाल ने जिसे राय कहा है वो राय नहीं लगती। डिप्टी सीएम तो सीधे ही अपने विभाग के अधिकारी को क्लीन चिट दे रहे हैं। सुनिए। होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं। और अब रही बात सरकार के फैसले की, तो वो आपकी सरकार ही देखेगी। मुख्यमंत्री भी कार्रवाई की बात साफ कह चुके हैं। लेकिन अगर गृह मंत्रालय की तरफ से आईएएस शेखर विद्यार्थी और आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश हुई है तो शायद एसीटी को कुछ न कुछ तो मिला होगा, कुछ न कुछ खामियां तो रही होंगी, तभी तो सिफारिश हुई है। लेकिन प्रदेश के डिप्टी सीएम इससे नाखुश हैं। लॉकडाउन में नाकेबंदी के दौरान शराब तस्करी कैसे? अभय चौटाला के आरोप पर गृह मंत्री का जवाब। गृह मंत्री अनिल विज ने इनेलो नेता अभय चौटाला के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गहराई से जांच करने के लिए विजिलेंस जांच चल रही है। इन सब बातों को जानने के लिए ही जो हमने केस है विजिलेंस को दिया है। ये इंक्वायरी कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन उसकी गहराई तक जाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने विजिलेंस को दिया है। विजिलेंस इन तमाम मुद्दों पर गहराई तक जाएगी। दरअसल अभय चौटाला ने आरोप लगाए थे कि लॉकडाउन के दौरान नाकेबंदी के चलते भी शराब की तस्करी कैसे हो गई, और उसी का जवाब देते हुए अनिल विज ने विजिलेंस जांच की बात कही। करीब 3 महीने पहले हुए शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक हुई है तो सवाल की झड़ी न सिर्फ विपक्ष ने लगाई बल्कि सरकार के सहयोगियों ने भी खड़े कर दिए। और जब अपने ही सवाल उठाए तो फिर समस्या और विकट हो जाती है। हालांकि अभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और इंतजार कार्रवाई का ही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया भी कह चुके हैं जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अलग अलग तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर किसी को इस पूरे मसले पर बोलने का एक मौका सा मिल गया है। दरअसल हरियाणा सरकार इन दिनों एक बड़े बखेड़े में फंसी हुई है, जिससे वो जितनी जल्दी बाहर आ जाती उतना अच्छा रहता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा।
कारण उसके अपने दो ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जिनके विभागों में ठन गई है शराब घोटाले से जुड़े मामले में। एक और जहां अनिल विज हैं जो कहते हैं कि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं जो एसआईटी की जांच में ही कुछ खामियां निकाल रहे हैं। अब इस खींचतान ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों घोटाले की खूब गूंज सुनाई दे रही है, जिसे लेकर विपक्ष के तेवर आक्रामक हैं। वहीं सरकार पारदर्शी व्यवस्था का हवाला देकर दोषी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे करने और सख्त जांच कराए जाने की बात पर कायम तो है, लेकिन विपक्ष को अभी भी सरकार की मंशा पर शक है। जाहिर है ये राजनीति की दरकार भी है और अगर विपक्ष को मौका मिला है तो वो भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि विपक्ष को यह मौका परोसने का काम भी सरकार के ही दो मंत्रालयों ने किया है, जिनमें से एक के मुखिया अनिल विज हैं तो दूसरे के दुष्यंत चौटाला। मामला शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार के दो विभागों के बीच ठन गई है। एसआईटी ने एक्साइज के बारे में जो कुछ कहा उसको आप अस्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जांच हो सके। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जांच हो सके। इन सब बातों को जानने के लिए ही जो हमने केस है विजिलेंस को दिया है। ये इंक्वायरी कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन उसकी गहराई तक जाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने विजिलेंस को दिया है। विजिलेंस इन तमाम मुद्दों पर गहराई तक जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक दूसरे के विभागों को कटघरे में ला खड़ा किया है। गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच अभी बयान दराजी हो ही रही थी कि इस बीच सीएम ने मामले की विजिलेंस जांच कराने के संकेत देकर इस विवाद को और हवा दे दी। ये संकेत अगर सटीक हैं और विजिलेंस जांच कराई जाती है तो विज और दुष्यंत के विभाग जांच के घेरे में आ जाएंगे। सरकार में इस आंतरिक टकराव पर अब विपक्ष खूब चटकारे ले रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ने नाकों पर पुलिस की तैनाती के बावजूद शराब तस्करी होने पर सवाल उठाए थे, तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए हैं कि शराब माफिया के तार सीधे सीधे उच्च पदों पर बैठे राजनेताओं और आला अधिकारियों से जुड़े हैं। सरकार में दो विभागों का ये आपसी टकराव न सिर्फ विपक्ष को राजनीति भुनाने का मौका दे रहा है, बल्कि साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि सरकार भले ही आपसी तालमेल और पार्टी में बेहतर सामंजस्य के दावे करती आई हो, लेकिन सरकार में आला दर्जे के कुछ नेताओं के आपसी मनमुटाव इन दावों पर पलीता लगाने और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा थमाने का ही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। शराब घोटाले की एसआईटी जांच पर बयानबाजी का प्रकरण लगातार जारी है। जांच रिपोर्ट पर सरकार के ही नेताओं में अनबन चल रही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं का बयान सामने आ रहा है। दिलचस्प बयान अनिल विज और दुष्यंत चौटाला का आता है सामने, जहां पर दोनों एक दूसरे पर ही इनडायरेक्ट वे में आरोप पर प्रत्यारोप करते हुए नजर आते हैं। एक एसआईटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर सिफारिश करते हैं कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ एक मंत्री ऐसे हैं जो अपने विभाग के एक अधिकारी पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और ये कहते हैं कि मैं क्लीन चिट दे रहा हूं। जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन कोई किसी भी प्रकार का हो वो सब बंद कर दिए जाए, लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ईटीसी होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा। शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा। होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं। का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं। भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं कह रहा हूं, तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाएंगे। इसी पर विरोध करना, अभी तो कार्रवाई चल रही है, ये उचित नहीं है। सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम हो, हमने तो ना पीछे हटे तक एक्शन आज तक लिया है, और केवल मात्र ये कहना ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन थी। डिप्टी सीएम सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि एक विभाग की गलती अगर आप बताएंगे तो ये
बात सही नहीं है और इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। दूसरी तरफ अनिल विज हैं, प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो सीधे तौर पर एसआईटी की रिपोर्ट को आधार मानकर सिफारिश करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब विजिलेंस की जांच की भी बात सामने आ रही है, यानी कि इसमें अभी भी बहुत सारे पेंच हैं। ऐसे में इधर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बर्खास्त पीटीआई टीचर्स, बड़ौदा उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला पर भी कटाक्ष किया है। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे भूपेंद्र हुड्डा। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स को लेकर साधा निशाना। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनका केस अच्छी तरह नहीं पेश किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान। कांग्रेस तैयार है। इनेलो नेता अभय चौटाला पर कटाक्ष। बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने सबसे पहले बर्खास्त पीटीआई टीचर्स को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही से पैरवी नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला आने के बाद भी सरकार को संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फैसला होने के बाद भी सरकार को अपनी संवैधानिक ताकत इस्तेमाल करके उनको नौकरी में बरकरार रखना चाहिए। रास्ता निकल सकता है, रास्ता निकालना चाहिए। इसके अलावा हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला सवाल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किया गया तो हुड्डा ने कहा कांग्रेस उपचुनाव के लिए तैयार है। हालांकि यहां भी उन्होंने सरकार पर प्रहार किया और कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। लोग सरकार को जवाब देने के लिए उपचुनाव का इंतजार कर रहे हैं। एक वर्ग भी सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो सब इंतजार कर रहे हैं किस दिन चुनाव हो और किस दिन नहीं। इतना ही नहीं, अभय चौटाला की तरफ से शराब माफिया भूपेंद्र दहिया से चंदा लेने के बयान पर भी हुड्डा ने पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए। अच्छा, चंदा किसके द्वारा भेजा था? मेरे ख्याल में अभय सिंह चौटाला जी ही लेके आए होंगे। मेरे नाम का मेरे तक तो पहुंचा नहीं। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को चौतरफा घेरने और गंभीर आरोप लगाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने आखिर में एक और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर चल रहा होता तो मंत्रियों के बीच अनबन सामने नहीं आती। हुड्डा ने कहा कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है और सरकार विफल है। इतना ही नहीं, वर्तमान में तो सरकार पर प्रहार किया है। साथ ही साथ उन्होंने भविष्य की भी नीति बताकर कहा कि वो आगे सरकार के घोटालों को उजागर करते रहेंगे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट। बहुत सारे ऐसे मसले हैं इन दिनों प्रदेश में जिस पर राजनीति काफी जोर शोरों से गरमाई हुई है। लगातार अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं और इन बयानों में सियासत खूब दमक भी रही है और चमक भी रही है। इधर बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवारी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी का उम्मीदवार होने का संकेत दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवार बीजेपी से होगा या जेजेपी से? जो उम्मीदवार बीजेपी का था वो 2 नंबर पर रहा। जैसे श्री अजय सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन चुनाव लड़ेगा। गठबंधन तो चुनाव लड़ेगा, लेकिन जहां उम्मीदवारी की बात सामने आती है वहीं पर ऐसे भाव फिर से दिखने लग जाते हैं कि क्या इस गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा और बीजेपी की जीत तय मानी है। तो दूसरी तरफ जेजेपी ये कहती है कि यह फैसला आलाकमान को करना है। बहरहाल सोनीपत पहुंचे बीजेपी के बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी जेपी दलाल ने सीएम घोषणाओं के तहत विकास कार्यों पर समीक्षा की। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। साथ ही बड़ौदा की हर छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करने पर भी बातचीत की। मौसम चुनाव का, बरसात विकास की, बड़ौदा की समस्याएं जानने का प्रयास। सीएम अनाउंसमेंट की भी समीक्षा की। बड़ौदा के विकास कार्यों की समीक्षा। जो योजनाएं थी विकास की उनके बारे में समीक्षा की।
किसी हलके में घोषणाएं होने लगे, विकास कार्यों की बात होने लगे, समस्याओं का समाधान कराने के वादे होने लगे, समस्या के निवारण के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें होने लगे और हर छोटी से छोटी कठिनाइयों को कटघरे से निकालने की कवायद शुरू हो जाए। इतने सारे काम अगर कहीं शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए वहां पर चुनाव होने वाला है। शायद बिना बताए ही आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐलान कहां के लिए किए गए होंगे, क्योंकि फिलहाल तो हरियाणा में कोई और चुनाव नहीं, बस एक सीट पर उपचुनाव ही होने हैं। हर गांव में घोषणा भी की, हर हल्के के अंदर इलेक्शन से पहले यात्रा भी निकाली है, जलसे भी किए हैं, हमारे बाकी नेता भी आए हैं और हमने बड़ौदा में विकास भी किया। घोषणाओं के रूप में बड़ौदा में 2 सरकारी कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। विकास कार्यों को कराए जाने के वादे होने लगे हैं। साथ ही समय के साथ मुख्यमंत्री घोषणा के तहत किए जाने वाले कार्यों को जल्द कराने के आदेश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हर छोटी से छोटी समस्याओं को जानने और उनका समाधान करने के लिए तो अलग अलग अधिकारियों के साथ जेपी दलाल ने खुद बैठक भी की है। समस्याएं ठीक भी करते रहते हैं, आती रहती है। इनको अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की जो समस्या है इनको तुरंत ठीक करें और बाकायदा इनको टाइम बाउंड, उनको डेट वाइज बाउंड कर दिया गया है। ये लीजिए, बड़ौदा उपचुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद जेपी दलाल को कई समस्याएं भी याद आ गईं, जो उन्होंने खुद गिनवाई, क्योंकि उपचुनाव हैं तो उन्हें हल्के की इन समस्याओं की जानकारी मिली है। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली विभाग की हो, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की हो, गांव की गलियों की है, बैकवर्ड की चौपाल की है, कई खंभे खड़े हुए हैं, कई तार ढीले हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। यही तो दस्तूर है साहब किसी भी चुनाव का और वोट के बहाव का। चूंकि बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं तो समस्याओं का निपटारा और विकास कार्यों पर जोर दिख रहा है। यही सवाल जब जेपी दलाल से किया गया तो उन्होंने भी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि कार्य पूरे जिले के लिए हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा समस्याएं बड़ौदा हल्के से आई हैं, क्योंकि वो बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी हैं। बड़ौदा का प्रभारी बना हूँ तो मेरे पास शिकायतें ज्यादा बड़ौदा की आई हुई थी, वो सारी मैंने इकट्ठी कर ली हैं। हमसे पहले जो भी आई थी तो बाकी पूरे जिले की थी, लेकिन बड़ौदा की ज्यादा थी। इतना तो बड़ौदा हल्के के लोग समझते ही होंगे कि शायद विकास की बात पहले नहीं अब ज्यादा हो रही है, क्योंकि अब उपचुनाव का दौर है, गली गली में चुनावी शोर है, जोर है बड़ौदा की हर छोटी समस्या पर, वरना हल्के तो कई और भी हैं। ये राजनीति है साहब, सब समय के साथ और वोट के नाम पर अक्सर होता देखा गया है। खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे कम से कम इस बहाने बड़ौदा के अटके और लटके हुए कार्य तो पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 1 साल से कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी पार्टी को संभाल रही हैं। अब उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक पार्टी को कोई नया हेड नहीं मिल पाया है। 1 साल बाद भी प्रधान नहीं चुन पाई कांग्रेस। कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म। अब कौन संभालेगा कांग्रेस की कमान? 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन कांग्रेस को अभी तक अपना नया हेड नहीं मिला है। दरअसल लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब तक कांग्रेस की डोर थामने वाला कोई नहीं चुना गया है। 1 साल से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी को संभाल रही हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना काल के चलते नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है। कांग्रेस में उठी नया हेड चुनने की मांग। कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष? दूसरी तरफ पार्टी में ही नया अध्यक्ष चुनने की मांग भी उठने लगी है। शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी को अपनी छवि बचाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनना होगा। जनता के बीच पार्टी की छवि दिशाहीन दल की हो चली है, इसे तोड़ने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। बताया जा रहा है कि अभी कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब भी पार्टी की कमान थामने के लिए तैयार नहीं हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं। वैसे जानकारी के मुताबिक पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं।
हालांकि कुछ बड़े नेता राहुल गांधी को फिर से कमान सौंपने का समर्थन करते हैं। कांग्रेस नया प्रधान चुन न पाई अब तक। नेताओं की राय तो पार्टी में घूमती रहेगी सब तक, और ये चलता रहेगा तब तक पार्टी को नया हेड नहीं मिल जाता जब तक। और सवाल फिर से वही उठता है, एक साल में नहीं तो पार्टी को नया प्रधान मिलेगा कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।